हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में हम एक्सटर्नल प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक्सटर्नल पंप का इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए लुब्रिकेंट का। और हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में हम कोई भी एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल मीडियम का इस्तेमाल नहीं करते, या इसको हम बोलते हैं बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। फॉर्मूला है म्यू एन बाई पी आर बाई सी का होल स्क्वायर। कभी कभी म्यू को हम जेड से भी डिनोट करते हैं। और ये हो जाएगा 6 3 18, तो ये हो जाएगा 10। तो एल हमको मिल जाएगा फ्रेंड्स 10 mm। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा होगा तो उसको हम बोल देते हैं लॉन्ग बियरिंग, और जब लेंथ कम होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट बियरिंग। ये सिंपल सा जो है कि कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज टॉक्स। तो फ्रेंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मशीन डिज़ाइन, दैट इज़ द बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर। बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग्स में। देखो जैसे हमारे पास जो हमारी बियरिंग्स होती हैं, जो हमारे पास मशीन डिज़ाइन में जो हम बियरिंग्स पढ़ते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट बियरिंग हमारे पास होती है। ठीक है, पहली हमारी इंपॉर्टेंट बियरिंग होती है उसको हम बोलते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। पहली हमारी होती है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, और सेकंड हमारी होती है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ठीक है, तो जब मैं मशीन डिज़ाइन अपना स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं पूरा बियरिंग के चैप्टर को आप लोगों को मैं सिखा दूंगा, जिसमें मैं इसका एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का, और इसका एक पूरा फुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं? अभी हम देखने वाले हैं जो हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होता है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में हमारा होता है एक BCN, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर, और बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर के अंदर हमारा होता है सोमरफेल्ड नंबर। सोमरफेल्ड नंबर। ठीक है, इस सोमरफेल्ड नंबर से जो भी लास्ट ईयर AEJ में जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं ESC गेट AEJ में, वो भी मैं लास्ट में आपको सॉल्व कराऊंगा इसमें, और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सोमरफेल्ड नंबर को। जब हम सेपरेट में इसका पूरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, अपना मशीन डिजाइन का सेपरेट में सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम पूरा इसको प्रॉपर देख लेंगे रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग आखिर होती क्या है। अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सोमरफेल्ड नंबर को। ठीक है, जैसे कि मैं अपना UPI विनर पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो उसमें सोमरफेल्ड नंबर से क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं इस टॉपिक को मैं सेपरेट लेके आ गया हूं कि इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और लास्ट ईयर पेपर्स में और क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, पूरा आप सोमरफेल्ड नंबर पूरा अच्छे से सीख जाएंगे इस लेक्चर में। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखो चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि सोमरफेल्ड नंबर आखिर आया कहाँ से। देखो पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारी बियरिंग होती है, बियरिंग हमारी होती है दो तरह की। एक होती है हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग, एक होती है हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। मैं ये बात कर रहा हूँ आपकी स्लाइडिंग बियरिंग के बारे में। ठीक है, स्लाइडिंग बियरिंग में हमारी एक होती है हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग, और हमारी दूसरी होती है हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। तो ये बात है अपनी हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग्स की, जो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, जिसको हम एक ही नंबर में हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग्स के बारे में पूरा इन्फॉर्म कर लेते हैं, वो हमको मिलता है सोमरफेल्ड नंबर से। तो हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में हम पढ़ते हैं सोमरफेल्ड नंबर, यानी बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर। ठीक है, देखो ये तो बियरिंग का थोड़ा सा हम बेसिक सीख लेते हैं कि इसमें बेसिक क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक में और हाइड्रोडायनेमिक में। जो हमारी हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग होती है, हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में मान लो ये अपना शाफ्ट है, जिस शाफ्ट को हमें होल्ड करना है, कोई ये मान लो इस शाफ्ट को अपने को होल्ड करना है, ये अपना बियरिंग है। तो इस शाफ्ट को होल्ड करने के लिए यहाँ पे हम करेंगे कि आप यहाँ पे फिल कर देंगे हम लुब्रिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लुब्रिकेशन फिल कर देंगे, बट ड्यू टू द वेट ऑफ द शाफ्ट, इस शाफ्ट का कुछ वेट होगा, तो वेट की वजह से हमारा शाफ्ट जो है इस बियरिंग पे रेस्ट कर जाएगा। इस बियरिंग पे हमारा शाफ्ट जो है यहाँ पे रेस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमारा शाफ्ट रेस्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे हमारा मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो जाएगा, जिससे कि फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और हमारा बियरिंग का पर्पस सर्व नहीं होगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे लुब्रिकेंट के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। हमें लुब्रिकेंट के प्रेशर को इंक्रीज करना होगा। जब हम लुब्रिकेंट को प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, तो ये हमारा शाफ्ट ऊपर उठ जाएगा, और यहाँ पे एक फिल्म थिकनेस बन जाएगी, जो हमारे मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट को अवॉइड कराएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर सप्लाई करते हैं। यहाँ पंप लगा देंगे, यहाँ पंप लगा देंगे, और पंप लगाने के बाद यहाँ पे जो है एक्सटर्नल प्रेशर सप्लाई करेंगे, जिससे हमारी बियरिंग जो है यहाँ पे फ्लोट करने लगेगी, और यहाँ पे एक फिल्म थिकनेस बन जाएगी, जिससे हमें उसकी हेल्प से लुब्रिकेशन हमको मिलेगा, और हमको बियरिंग का पर्पस यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के बियरिंग को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। ठीक है, जबकि अगर हम इसमें आएंगे
डायनेमिक बियरिंग में आएंगे तो उसमें हम एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल मीडियम का इस्तेमाल नहीं करते प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। हम उसमें शाफ्ट की स्पीड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि शाफ्ट की रोटेटिंग स्पीड से ही उस लुब्रिकेंट में प्रेशर जनरेट होता है और वो अपना हमारा शाफ्ट जो है फ्लोट करने लगता है लुब्रिकेंट पे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इनिशियली में क्या होगा, इनिशियल में ये अपना शाफ्ट होगा, सिंपल सी बात है, अपना शाफ्ट होगा और यहाँ पे ये बियरिंग होगा, बियरिंग के वो होगा, वो बॉडी होगा, हमारा शाफ्ट यहाँ पे रेस्ट करेगा और यहाँ पे हमारा लुब्रिकेंट भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लुब्रिकेंट भरा हुआ है। अब शाफ्ट हमारा स्टार्ट करेगा रोटेट करना, हमारा शाफ्ट स्टार्ट करेगा रोटेट करना। जब शाफ्ट अपनी स्पीड पे, मान लो ये एक्सिस है यहाँ पे इसकी, जब शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर क्या करेगा, भागेगा, इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ये शाफ्ट है हमारा इसके ऊपर भाग जाएगा। तो ये भाग जाएगा इसके ऊपर, तो एट हाफ स्पीड में क्या होगा, ये थोड़ा शाफ्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी एक्सिस थी तो हमारा शाफ्ट यहाँ पे आ गया। और जब ये फुल स्पीड पे आएगा अपनी, जब शाफ्ट को हम फुल स्पीड दे देंगे, जब ये फुल स्पीड पे आएगा तो ये फुल स्पीड पे आने के बाद ये यहाँ पे ऊपर उड़ जाएगा और इसका बियरिंग का पर्पज यहाँ पे सर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी होती है हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में हम एक्सटर्नल प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक्सटर्नल पंप का इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए लुब्रिकेंट का। और हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में हम कोई भी एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल मीडियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने बियरिंग्स को, जब मैं अपना स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें प्रॉपर्ली मैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी हमारा मेन फोकस होगा बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर पे। ठीक है, देखो तो इतना समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर के ऊपर कि आखिर ये हमको अचीव कहाँ से हुआ और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इसमें। देखो जो हमारा बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर होता है, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर में हम ये देखेंगे जो हमारे हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग होती है। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। अब जो हमारी हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग होती है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स उसमें अफेक्ट करेंगे, बियरिंग कंडीशन पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग। अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर उसमें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली बात करें तो पहले हमारा विस्कोसिटी आएगा, जो विस्कोसिटी होगा लुब्रिकेंट का वो आएगा। देखो ये अपना बियरिंग हो गया, ये बियरिंग हो गया अपना। ठीक है, ये अपना शाफ्ट हो गया, ये आपका शाफ्ट हो गया। ठीक, ये बियरिंग हो गया और यहाँ पे ये लुब्रिकेंट भरा हुआ है, यहाँ पे लुब्रिकेंट भरा हुआ है। ठीक है, तो इसकी विस्कोसिटी होगी, जो हमारा लुब्रिकेंट है इसका विस्कोसिटी होगा म्यू कुछ, तो वो इफेक्ट करेगा हमारा। सेकंड हमारा टर्म क्या होगा, सेकंड हमारा टर्म होगा इसका स्पीड, जिस स्पीड से शाफ्ट हमारा रोटेट करेगा वो। और थर्ड हमारा टर्म क्या होगा, थर्ड हमारा टर्म होगा इसका वेट, लोड, इस शाफ्ट का लोड W, तो लोड, इस शाफ्ट का लोड, ये फैक्टर जो हैं इसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो इन दोनों के बीच में गैप है, ये अपना शाफ्ट है, ये अपना बियरिंग है, तो इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। गैप मतलब गैप इन द सेंस लुब्रिकेंट इन दोनों के बीच में फील होना चाहिए ताकि इसमें सॉलिड मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना होने पाए, क्योंकि अगर मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो है फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए यहाँ एक मिनिमम फिल्म थिकनेस होनी चाहिए। देखिए यहाँ कुछ थिकनेस है, यहाँ कुछ थिकनेस है और यहाँ कुछ थिकनेस और यहाँ कुछ थिकनेस है, तो ये वाली जो अपनी थिकनेस है, ये वाली जो अपनी थिकनेस है इसको हम बोलेंगे मिनिमम फिल्म थिकनेस, मिनिमम फिल्म थिकनेस। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मिनिमम फिल्म। हमको इसी से क्या मतलब है, हमको इसी से मतलब होता है अपने बियरिंग में कि आखिर मिनिमम फिल्म थिकनेस उसमें इतना है कि नहीं कि वो फ्रिक्शन को अवॉइड करा सके, तो हमको इसी से काम होता है मिनिमम फिल्म थिकनेस। इसी को हम बोलते हैं रेडियल क्लियरेंस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मान लो कि विस्कोसिटी इंक्रीज करेंगे, अगर हम विस्कोसिटी इंक्रीज करते हैं, स्पीड इंक्रीज करते हैं और लोड इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो क्या ये मिनिमम फिल्म थिकनेस कम होगा कि ज़्यादा होगा। मतलब अगर विस्कोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं हम फ्लूइड का, लुब्रिकेंट का विस्कोसिटी अगर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो मिनिमम फिल्म थिकनेस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। कॉमन सेंस की बात है, मिनिमम फिल्म थिकनेस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेकंड आते हैं स्पीड में। अगर हम रोटेशनल स्पीड बढ़ाएंगे तो यहाँ पे और फ्लूइड यहाँ पे इनपुट होगा और फ्लूइड यहाँ पे आएगा, तो इसमें भी हमारा क्या कहते हैं मिनिमम फिल्म थिकनेस भी इसमें इंक्रीज करेगी। ठीक है, बट अगर लोड की बात करें, अगर हम शाफ्ट का लोड बढ़ाएंगे तो लोड बढ़ाने से क्या होगा, ये थिकनेस कम होगी, यहाँ पे मिनिमम फिल्म थिकनेस रिड्यूस होगी। इतना समझ में आ रहा है ना, एक एग्जाम क्वेश्चन आता है इसमें से
कि अगर हम लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी इंक्रीज करते हैं तो मिनिमम फिल्म थिकनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है, इससे एग्जाम क्वेश्चन बनेंगे। आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अपनी जर्नल बियरिंग या सोमरफेल्ड नंबर पर इफेक्ट डालते हैं या हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग पे इफेक्ट डालते हैं। तो अपने को ये 3 कंडीशन याद रखनी है कि जब विस्कोसिटी इंक्रीज कराएंगे हम तो हमारा मिनिमम फिल्म थिकनेस भी इंक्रीज करेगा। सेकंड पॉइंट, अगर स्पीड इंक्रीज कराएंगे हम तो हमारा मिनिमम फिल्म थिकनेस इंक्रीज करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर लोड इंक्रीज कराएंगे हम तो हमारा मिनिमम फिल्म थिकनेस डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर क्या होता है। इसमें देखो ये जो नंबर जो हमारे फैक्टर्स है ना, इन फैक्टर्स को कंबाइन करके एक डायमेंशन लेस नंबर लेके आया गया, जिससे कि हम उस डायमेंशन लेस नंबर को देख के अपनी जो जर्नल बियरिंग है, जो हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगा सके हम, ठीक है, कि उसमें क्या क्या उसमें पैरामीटर्स इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इन सबको कंबाइन करके एक डायमेंशन लेस नंबर लाया गया, उसको बोला गया सोमरफेल्ड नंबर। उसको बोला गया सोमरफेल्ड नंबर। सोमरफेल्ड नंबर ये अपना डायमेंशन लेस नंबर होता है, ठीक है, याद रखना आप लोग, ये अपना डायमेंशन लेस नंबर होता है। इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायमेंशन लेस नंबर, डायमेंशन लेस नंबर। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सोमरफेल्ड नंबर इज डायमेंशन लेस नंबर और नॉट, और इसको 4-5 ऑप्शन उसमें दे देगा आपको, ठीक है। तो ये नंबर क्या होता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। देखो ये नंबर अपना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस नंबर का फॉर्मूला होता है अपना एस से नोट करते हैं इसको हम, एस इक्वल टू म्यू एन बाई पी आर बाई सी का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये अपना सोमरफेल्ड नंबर है, एस इक्वल टू म्यू एन बाई पी आर बाई सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो इसमें टर्म्स दिए हुए हैं, ये इसमें टर्म्स दिए हुए हैं, डिफरेंट टर्म्स, इन सभी टर्म्स को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर टर्म्स क्या हैं और इनकी यूनिट्स क्या होगी, किस एसआई यूनिट में हमको इस्तेमाल करना है। अगर हमको न्यूमेरिकल देगा तो अभी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा। तो न्यूमेरिकल में यूनिट्स से थोड़ा सा उसमें होता है कि यूनिट्स पे अपने को ध्यान रखना है। एसआई यूनिट जो हमको दिया होता है उससे हमको ध्यान रखना है, उसके बाद ही हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा फिगर के साथ पढ़ते हैं कि सोमरफेल्ड नंबर आखिर होता क्या है। फिगर बनाते हैं इसका पहले हम पूरा। मान लो ये अपना बियरिंग बॉडी है कोई, ठीक है, और ये बियरिंग की बॉडी थी ये, तो ये अपनी बियरिंग बॉडी हो गई। ठीक, अपना शाफ्ट ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये मान लीजिए अपना शाफ्ट है, ये शाफ्ट जो यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ठीक, और इसमें जो है यहाँ पे लुब्रिकेंट भरा हुआ है, यहाँ पे लुब्रिकेंट भरा हुआ है, ये लुब्रिकेंट है, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स देख लेते हैं। टर्म्स जैसे कि ये इसका शाफ्ट का डाया होगा, ये शाफ्ट का डाया होगा डी, ठीक है। उसके बाद ये इस शाफ्ट का रेडियस होगा आर, ठीक है, और ये कैपिटल आर अपना होगा बियरिंग का रेडियस, कैपिटल आर, ठीक है। और जो अपना ये शाफ्ट जो है रोटेट कर ही रहा है, तो स्मॉल आर अपना क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया रेडियस ऑफ शाफ्ट, रेडियस ऑफ शाफ्ट, ठीक है, ये अपना हो गया स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा रेडियस ऑफ बियरिंग, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ बियरिंग, ठीक है। और उसके बाद अपना सी रेडियल क्लियरेंस, मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये अपना होता है रेडियल क्लियरेंस, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर BCN, ठीक है। देखो तो उसके बाद इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था एस इक्वल टू म्यू एन बाई पी आर बाई सी का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। इससे डायरेक्टली जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे कुछ पॉइंट क्या है, अपना ये जो है डायमेंशन लेस नंबर होता है, ठीक है। इस नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तो ये होता है अपना डायमेंशन लेस नंबर, ठीक है, ये अपना होता है डायमेंशन लेस नंबर। इसी को हम बोलते हैं सोमरफेल्ड नंबर, सोमरफेल्ड नंबर, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सोमरफेल्ड नंबर। देखो यहाँ पे म्यू क्या है, अब एक पैरामीटर्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो नंबर होता है ये होता है फ्लूइड बियरिंग की डिजाइनिंग में, ये नंबर हमको हेल्प करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये नंबर हेल्प करता है, हेल्प्स इन डिजाइनिंग ऑफ, मतलब डिजाइन ऑफ फ्लूइड बियरिंग, फ्लूइड बियरिंग मतलब हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग, ठीक है। तो ये नंबर उसमें हेल्प करता है हमको, ठीक है। अब देखो जो आपको म्यू दिया हुआ है, जो हमारा म्यू होता है, इसको हम जेड से भी लिखते हैं, म्यू को हम जेड से भी लिखते हैं कभी कभी। तो ये अपना होता है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या अपना डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। इसकी यूनिट होती है पास्कल सेकेंड,
पास्कल सेकंड मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ये इसकी होती है यूनिट, ऐसा यूनिट। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। अगला हमारा टर्म है एन। देखो ध्यान से देखना, जो अपना एन होता है ये होता है स्पीड ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, जो अपना शाफ्ट रोटेट कर रहा है उसका स्पीड, किसमें, आरपीएम में नहीं आरपीएस में, ठीक है। तो ये अपना होता है स्पीड ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, स्पीड ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, स्पीड ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट इन आरपीएस, ठीक है। आरपीएम में नहीं, ध्यान रखना यूनिट को अपने को ध्यान रखना है। अगर अपने को यूनिट आरपीएम में देगा तो उसे आरपीएस में हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसका हमारा क्या है पी। पी जो होता है ये होता है प्रेशर, बियरिंग का प्रेशर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बियरिंग प्रेशर, बियरिंग प्रेशर। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। कौन सा एरिया इसमें लगता है, इसमें लगता है आपका प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। तो ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसका ऐसा यूनिट होगा। तो आपको इसमें लोड दिया जाएगा कि बियरिंग पर लोड कितना लग रहा है, और प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, वो होता है अपना, मान लीजिए अपना कोई शाफ्ट है जो बियरिंग के अंदर इतना शाफ्ट का, इतना पोर्शन शाफ्ट का बियरिंग के अंदर है, ठीक है। तो बियरिंग की लेंथ उसमें दे देगा कितना लेंथ ऑफ पोर्शन बियरिंग के अंदर है, और बियरिंग का डाया आपको देगा, ठीक है। तो जब ऊपर से हम देखेंगे इसको तो उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। तो जब इसको ऊपर से हम देखेंगे तो अपने को एक रेक्टेंगल शेप में दिखाई देगा, ये अपने को एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई देगा। तो ये इसका L है और ये इसका D है। तो एरिया क्या हो गया फ्रेंड्स, एरिया हो गया अपना D इंटू L, मतलब शाफ्ट का डाया मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, जितना शाफ्ट हमारा बियरिंग के अंदर है, ठीक है। तो ये अपना होता है प्रोजेक्टेड एरिया का फॉर्मूला। ध्यान रखना, जब हम अभी मैं आपको पता है न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा ना लास्ट ईयर्स के, तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं और आने वाले फ्यूचर में कैसे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। उसका अपना होता है आर और सी। तो जो अपना आर होता है ये होता है रेडियस ऑफ शाफ्ट, ये होता है रेडियस ऑफ शाफ्ट, या कभी कभी आपको देगा रेडियस ऑफ जर्नल, रेडियस ऑफ जर्नल, ठीक है, GURNAL, जर्नल, ठीक। अगला क्या है, अगला अपना है सी। मैंने आपको बताया दिया सी अपना क्या होता है, सी होता है रेडियल क्लियरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें किसी कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत होगी कि कमेंट सेक्शन में बता देना आप क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो तो ये अपना था डायग्राम मैंने आपको सिखा दिया था, रेडियस ऑफ शाफ्ट और रेडियस ऑफ बियरिंग, और सी इक्वल टू R माइनस R मतलब रेडियल क्लियरेंस, ठीक है। ये आपका होता है समरफील्ड नंबर, या इसको हम बोलते हैं बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। फॉर्मूला है म्यू एन बाई पी आर बाई सी का होल स्क्वायर। कभी कभी म्यू को हम जेड से भी डिनोट करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ रहा है ना, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोग जो खोजते नहीं है कि सब्जेक्ट से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये सारे शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ने जाएंगे आप बोर हो जाएंगे, तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही मैं आपको सामने लेके आता हूँ, ठीक है। अब अपना एक होता है बियरिंग मॉडुलस, ठीक है। बियरिंग मॉडुलस से आईएएस पेपर में एक थ्योरी क्वेश्चन भी आया था और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया था। तो जिसको बियरिंग मॉडुलस नहीं पता होगा वो इतना इजी क्वेश्चन छोड़ देगा। तो अपना को क्या पढ़ना है, बियरिंग मॉडुलस। तो इसको मैं साफ करता हूँ फ्रेंड्स, साफ नहीं करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बियरिंग मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। अब देखो बियरिंग मॉडुलस क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ नहीं होता, अपने को बस याद रखना है बियरिंग मॉडुलस जो होता है, के से इसको नोट करते हैं हम बियरिंग मॉडुलस, ठीक है। बियरिंग मॉडुलस को हम के से लिखते हैं या सी से लिखते हैं। सिंपल से याद रखना है, बियरिंग मॉडुलस जो होता है, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर जो हम आता है वो हमारा 5 टाइम्स ऑफ बियरिंग मॉडुलस होता है। मतलब जो अपना बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है वो 5 टाइम्स ऑफ बियरिंग मॉडुलस होता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो 5 टाइम्स ही होगा, वो जो है 5 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी, और 3 टाइम्स से कम हमारा बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर नहीं होगा। तो मतलब ये 4 टाइम्स भी हो सकता है और ये 3 टाइम्स भी हो सकता है, बट नॉट लेस देन 3 टाइम्स, बट नॉट लेस देन 3K, ठीक है। अपना बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर जो है बियरिंग मॉडुलस के 3 गुना मतलब 3 टाइम्स से कम नहीं हो सकता। तो उसको हम मान के चलते हैं कि अगर हम एक लिमिट पे लेंगे, अपने को अगर नॉर्मल क्वेश्चन दे देगा, सीधे से नॉर्मल क्वेश्चन अपने को दे देगा, कुछ नहीं बोलेगा, तो उसको हम क्या मान चलेंगे, उसको हम मान के चलेंगे 3K। यहाँ पे उसको हम मान के चलेंगे 3K कि 3K जो है उसकी बाउंड्री होती है। तो बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर जो होता है 3 टाइम्स ऑफ बियरिंग मॉडुलस होता है। तो आपका समरफील्ड नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको ये कराता हूँ कि इसमें लास्ट ईयर के जो पेपर्स में क्वेश्चन आए थे, ईएससी पेपर में, एईजे और गेट में जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको अब सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होगा। तो पहला क्वेश्चन है जो आपका यूपीआई विनल में आया था, 2016 पेपर में आया था। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स।
क्वेश्चन बोलता है बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये आपका यूपीआई विनल 2016 में आया था। तो फर्स्ट ऑप्शन म्यू पी बाई एन, सेकेंड म्यू एन पी, थर्ड पी बाई म्यू एन एंड फोर्थ म्यू एन बाई पी। तो फ्रेंड्स बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर में आप देख रहे हैं म्यू एन बाई पी, मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, म्यू एन बाई पी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आप लोग सॉल्व करिएगा इसको वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है ए जर्नल बियरिंग ऑफ डायमीटर 30 mm सपोर्टेड इन स्लाइडिंग बियरिंग हैज ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1.8 किलो न्यूटन, द अलाउएबल बियरिंग प्रेशर इज 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्लाइडिंग बियरिंग। ये आपका CGPSC क्वेश्चन में आया था, CGPSC पेपर में आया था। इसको आप लोग सॉल्व करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, अपने से सॉल्व करिए। देखिए फ्रेंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला में रखना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं बियरिंग मॉडुलस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोलता है ए जर्नल बियरिंग है डायमीटर ऑफ 30 mm, तो आपको डायमीटर दिया हुआ कितना, 30 mm का डायमीटर दिया हुआ है आपको। ठीक है, फिर बोलता है सपोर्टेड इन स्लाइडिंग बियरिंग हैज ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1.8 किलो न्यूटन, मतलब फोर्स आपको दे दिया है 1.8 किलो न्यूटन, तो इसको हम न्यूटन कन्वर्ट करेंगे तो 1800 न्यूटन हो जाएगा ये लोड अपना। ठीक है, उसके बाद बोलता है प्रेशर, बियरिंग प्रेशर जो अलाउएबल दिया हुआ है वो दिया हुआ है न्यूटन, कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो दिया हुआ आपको 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और आपसे लेंथ पूछता है, बियरिंग का लेंथ पूछता है आपसे। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें समरफील्ड नंबर लगाना ही नहीं, इसमें बस सिंपल सा फॉर्मूला है, बियरिंग प्रेशर का फॉर्मूला लगा के आप इसका सॉल्व कर लेंगे, लेंथ निकालना है। मैंने आपको सिखाया था ना अभी, बियरिंग प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और कौन सा एरिया होता है, प्रोजेक्टेड एरिया, मतलब शाफ्ट का डाया, ये अपना हो गया, ये शाफ्ट हो गया, तो इसका जब हम इसको प्रोजेक्शन डालेंगे इसका हम, तो अपने को एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, और ये होगा लेंथ ऑफ बियरिंग और ये होगा डाया ऑफ बियरिंग। ठीक है, ये डाया, ये अपने को यहाँ से इसको काटेंगे हम, तो यहाँ से अपने को एक रेक्टेंगल मिलेगा, तो यही इसका जो होता है प्रोजेक्टेड एरिया होता है। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या है, L इंटू डी। ठीक, तो प्रेशर अपने को दिया हुआ है 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो उसको हम रख लेते हैं 6, और फोर्स अपने को दिया हुआ है 1800, ये अपने को दे दिया 1800। ठीक है, और लेंथ अपने से निकालना है, और डी अपने को दिया हुआ है 30 mm। तो फ्रेंड देखिए सभी आपका जो है न्यूटन में चल रहा है और mm में चल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने को L मिल जाएगा, ये कट जाएगा, और L यहाँ पे आ जाएगा, L यहाँ पे 6 यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा L जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 3 18, तो ये हो जाएगा 10, तो L हमको मिल जाएगा फ्रेंड्स 10 mm। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर E सही होगा, लास्ट वाला 10 mm। ये आपका CGPSC को एग्जाम में आया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये आपका ES में, ये क्वेश्चन आपका ES में आया था। तो क्वेश्चन बोलता है द बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर इन ए हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग डिपेंड्स अपॉन, तो पहला ऑप्शन है लेंथ विड्थ लोड, सेकेंड ऑप्शन लेंथ विड्थ स्पीड, थर्ड ऑप्शन विस्कोसिटी स्पीड एंड लोड, एंड फोर्थ ऑप्शन विस्कोसिटी स्पीड एंड बियरिंग प्रेशर। तो फ्रेंड बियरिंग प्रेशर की बात किया इसमें, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विस्कोसिटी स्पीड एंड बियरिंग प्रेशर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया यूज इन डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोडायनेमिक जर्नल बियरिंग, इसमें से कौन सा क्राइटेरिया हमारा इस्तेमाल होता है डिज़ाइन करने के लिए हाइड्रोडायनेमिक जर्नल बियरिंग का, रोटेशनल फैक्टर, डायनेमिक कैपेसिटी, रेटिंग लाइफ, या समरफील्ड नंबर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समरफील्ड नंबर। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया आप लोगों को सिखाने के लिए, जो थ्योरी का एक सीधे सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है L/D रेशियो। ठीक है, पहले मैं आपको L/D रेशियो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि L/D रेशियो सॉल्ट बियरिंग, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं L/D रेशियो, L/D रेशियो देख लेते हैं थोड़ा सा हम, इससे डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन आया था कि L/D रेशियो जब 1 से कम होगा तो क्या होगा, और L/D रेशियो 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको अपने को दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि L/D रेशियो जो है हमारा 1 से कम होगा तो क्या होगा, और L/D रेशियो हमारा 1 से अधिक होगा तो क्या होगा। तो इसको अपने को याद रखना है, जब हमारा L/D रेशियो 1 से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे सॉल्ट बियरिंग। ठीक है, उसको हम बोलेंगे
शॉर्ट बियरिंग, और जो हमारा L/D रेशियो 1 से अधिक होगा तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग बियरिंग। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग बियरिंग। 1 से अधिक होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब यह है कि ये लेंथ ऊपर है तो लेंथ ज़्यादा होगा और डी कम होगा, तो जब लेंथ ज़्यादा होगा तो उसको हम बोल देते हैं लॉन्ग बियरिंग, और जब लेंथ कम होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट बियरिंग। ये सिंपल सा जो है क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसी तरह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन बोलता है द लेंथ टू डायमीटर रेशियो फॉर ए लॉन्ग बियरिंग इज मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 या नॉट स्पेसिफाइड। तो मैंने बताया ना आपको, लेंथ ऑफ डायमीटर रेशियो फॉर लॉन्ग बियरिंग के लिए L/D रेशियो जो है 1 से अधिक होगा। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन अगला स्क्रीन पे आ रहा होगा। द लेंथ टू डायमीटर रेशियो फॉर शॉर्ट बियरिंग, ऑप्शन ए मोर देन 1, ऑप्शन बी लेस देन 1, ऑप्शन सी इक्वल टू 1 या ऑप्शन डी नॉट स्पेसिफाइड। तो इसका नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बी होगा लेस देन 1, मतलब शॉर्ट बियरिंग के लिए L/D रेशियो जो होता है लेस देन 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको आज को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।